हजूर, एक तो ख़बर आपसे मैं ये चाहूँगा, इस पर आप कमेंट कर दें कि अफ़गानिस्तान में ख़बरें ये भी हैं कि वहाँ एक आपको पता है हमेशा एक सयाल सूरत हाल रहती है, लिक्विड टाइप। तो वहाँ पे अब शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत की बातें हो रही हैं, अंदर क्राइसिस तो है। डू यू सी के उधर जो है ताजिक हैं या जो दूसरे हज़ारा वाले हैं या दीगर नेशनैलिटीज़ हैं, वैसे पश्तून भी थोड़े बहुत हैं, तो वो ज़रा माइल्ड और वो लगते हैं आपको, या पहले तो बात ये कि ये पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है कि शुमाली इत्तेहाद इतना ताकतवर हो जाए, और सेकेंडली इफ़ इट हैपन सो हमारे लिए इसमें क्या है? जी चिश्ती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियाँ शाहिद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए बिल्कुल ये इतनी फ्लूइड और डायनामिक सिचुएशन रहती है अफ़गानिस्तान में कि इसमें प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हैं। हम तो आमतौर पर हिंदुस्तान की तरफ फोकस करते हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान सारा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों का शायद हम नाम भी नहीं ले सकते, उनकी भी इधर इंटरेस्ट है। हिंदुस्तान का ये ज़रूर था कि उन्होंने इससे पहले, जो मई से पहले वाला कॉन्फ्लिक्ट है, वो नॉर्दर्न अलायंस को और अहमद शाह के मसूद के बेटे को अहमद शाह को सपोर्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान, क्योंकि मई में जो एम्बेरसमेंट हुई उनके लिए, फिर उन्होंने सोचा कि अब हम स्विच करते हैं अपनी लॉयल्टी, और उन्होंने तालिबान को कोऑपरेशन शुरू कर दी, मुल्लत मुत्तकी को उन्होंने दावत दी और इंडिया बुला लिया, और जो किया वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। जितने जो ग्रुप्स हैं ये पुश एंड पुल करते रहते हैं ज़ाहिर है, और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं, सुपर पावर्स भी हैं, रीजनल मुल्क भी हैं, हमारे इस्लामी दोस्त भी हैं, जो एक ना एक ग्रुप या किसी सेगमेंट को एक फेवर करते हैं या पैटर्नेज करते हैं उनकी। तो इन हालात में ज़ाहिर है बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। जो मुल्ला मुत्तकी के जो जिस तरह के बयान आता था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ लॉयल्टी शो की। ये हमेशा से हमारी बातचीत कामयाब जब से हम कर रहे हैं तकरीबन कुछ महीनों से, तो क्यों नहीं कामयाब हुई? बुनियादी तौर पर मैं तो यही कहता हूँ कि ये तालिबान का एक ऐसा ग्रुप है जो ज़ाहिर है पावर हब है, और इसी तरह के बहुत सारे हैं, 21-22 के करीब हैं। कंधारी के दरमियान अपने दो ग्रुप्स हैं, उन दो ग्रुप्स के दरमियान एक बहुत एक्सट्रीम है जो कोई हमारा मज़हब नहीं सिखाता, जो हमें 1400 साल पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज तक वो इस्लाम नहीं है, वो उतना इस्लाम चाहते हैं। दूसरे निस्बतन मॉडरेट हैं, और जैसे मैंने कहा काबुल में जो काबिज़ हैं बुनियादी तौर पर TTA हैं। TTA ने पिछली हुकूमत अगर आप याद करें जो 96 से लेकर 2001 तक थी, वो उनको 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान भी शामिल था, UAE भी था और सऊदी अरब भी था। अभी देखिए किसी एक मुल्क में सिवाय रूस के किसी और ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने एज ए स्टेट लाइक बिहेव नहीं कर रहे, और ज़ाहिर है जब स्टेट लाइक बिहेव नहीं करते, और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद अर्ज़ किया हो कि ये इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी समझते हैं, ना ये गवर्नेंस दिखाते हैं, ना अपनी डिप्लोमेसी उन्होंने दिखाई, ना उन्होंने साहब बिल्कुल ये हटदर्मी है इनकी, जो तालिबान रजीम है उनकी ये हटदर्मी है कि वो वहाँ पर जो है वो किसी भी इस्तेहकाम को जो है उस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर शुमाली इत्तेहाद के किसी ग्रोह ने वहाँ पर हमला किया है और तालिबान जो है वो हलाक कर दिए हैं बड़ी तादाद में, और इंडियन मीडिया जो है वो इसको प्रोपोगेट ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया है और बहुत से तालिबान जो है वो हलाक हो गए और पाकिस्तान मजीद हमले करेगा और काबुल तक जो है वो पाकिस्तान होगा, और ये गुलबदीन हिकमत यार जो है वहाँ से भाग चुके हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, इसमें क्या तस्दीक है कि क्या ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान तो जाहिर है उनको एक ही पैगाम दे रहा है कि या खारिज को रखें या पाकिस्तान को रखें, एक ही जो उनके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए हम बिल्कुल एज अ पॉलिसी या एज अ स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ऐसी हुकूमत हो अफगानिस्तान पर जो हमारे लिए एक एंग्जाइटी का बायस बने और हमें टू फ्रंट लड़ने पर, या कम अज़ कम लड़ने नहीं तो डाइल्यूट करने पर मजबूर रखे। ज़ाहिर है हमारा, मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि हमारा वेस्टर्न स्पेसिफिक नहीं है, ईस्टर्न स्पेसिफिक है। हमारी आर्म फोर्सेस भी, वॉर ऑब्जेक्टिव्स भी, वॉर प्लान्स भी, स्ट्रैटेजी, सब कुछ हमारा ईस्ट स्पेसिफिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर नहीं सकते, लेकिन हमें एज एन ऑब्लिगेशन ही करना पड़ता है। मैं उसको खुश नहीं होता जब वेस्ट की तरफ हमला हम करते हैं, बाय मजबूर होकर हम करते हैं, एज एन ऑब्लिगेशन करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये शायद अंडर एस्टिमेट किया इन्हें अफगानिस्तान में, जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान है और TTP भी है, दोनों ने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान की सलाहियत को, जैसे हिंदुस्तान ने मई में किया था। हम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी रखते हैं तीनों फोर्सेस के पॉइंट ऑफ, खास तौर पर एयर और लैंड फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जितनी काजी साहब आपकी पावर टू हर्ट होती है, वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। जितना आप किसी को तकलीफ दे सकते हैं या अच्छा डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ें और हैं जिस पे मुझे आपका टेक चाहिए आज। एक तो ये कि क्या ये खबरें इंडिया की तरफ से आ रही हैं $700 मिलियन हमें क्या US दे रहा है, अमेरिका दे रहा है टू अपग्रेड और F-16, इज़ दैट ट्रू? एंड सेकेंडली, क्या बांग्लादेश इंटरेस्टेड है F-17
थंडर में? जी जहां तक बांग्लादेश, जी 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 प्लीज गो अहेड। इन थंडर में जहां तक, जी बांग्लादेश जहां तक है वो डेफिनेटली मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि कहां पर स्टेज है, लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि बांग्लादेश डेफिनेटली इंटरेस्टेड है और हमें इंगेज किया हुआ है उन्होंने पॉजिटिव सेंस में। जो आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ये भी मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना के साथ नहीं, अमेरिका के साथ भी इंगेज है। हमें अपग्रेड करने हैं अपने, खास तौर पर F-16 जो हैं वो और कोई मुल्क अपग्रेड कर नहीं सकता। तुर्की ने मदद की थी ज़ाहिर है, लेकिन अमेरिकन कॉन्सेंट से की थी। उनके पास रीबिल्ड और प्रोडक्शन सारा काफ़ी सारी लाइन है वहाँ पे, और ये जब हमारे पर सैंक्शन उठी थी तो तुर्की ने हमारी मदद की थी। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन है, और ख़ास तौर पर मिसाइल्स की जो अपग्रेडेशन है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो अभी लगे हुए हैं F-16 पर, वो इतने आजकल के मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। पाक फ़िज़ाइया चाहती है कि जो हमारे पास एमरैम है, जो हमारे पास जो पुरानी वर्जन है, वो हार्डली 60 to 70 किलोमीटर से उनकी रेंज ज़्यादा नहीं है। जो लेटेस्ट आ गए हैं वो 130-140 किलोमीटर प्लस हैं, और ज़ाहिर हम चाहेंगे कि एक जहाज़ को जब एम्प्लॉय करना है तो वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। हम इंगेज हैं, हमारे पाक फ़िज़ाई के सरबराह ने दौरा भी किया था अमेरिका का, और जाहिर है हमारी, जैसे मैंने कहा, ख्वाहिश है कि जो अमेरिकन वेपन है उसको भी हम कंपैटिबल करें। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। एक और सर मैं चाहूँगा, ये तो आ गई बात, एक और बात, ये जॉइंट एक्सरसाइजेज चाइना की और रशिया की, और वो भी यानी आप जापान के पस मंज़र में, और रिसेंटली जापान की और जो टेंशन चाइना के साथ चल रही है, कि इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर ये भी होगी। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारी जंग को कहा था 6 और 7 की दरमियानी रात जो शूटिंग हुई थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि ये लोग न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर फाइट कर रहे थे। वो न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गई है, अब लेज़र डेजिग्नेशन और टारगेटिंग आ गई है, अब वो फिजिकल TNT बारूद वाला ज़माना चलता जा रहा है। ख़ास तौर पर चाइना ने बहुत एडवांसमेंट की है, लेज़र का जितनी डेजिग्नेशन है और लेज़र डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेज़र का सिंपल, काजी साहब यही समझ लें कि हम माइक्रोवेव में खाना जैसे गर्म करते हैं तो वो लेज़र करती है बुनियादी तौर। अब आप सोचें कि इनको मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा इंटेंस किया जाए, एक जगह फोकस कर दिया जाए, तो वो किसी चीज़ को बर्न आउट कर देंगी। आपको धमाका करने की और बारूद फाड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जापान के जो एप्रीहेंशन है वो ठीक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रशिया ने भी काम किया है, लेकिन पर्टिकुलरली चाइना बहुत एडवांस है इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वो इनसिक्योरिटी डेफिनेटली पैदा करनी चाहिए जापान के लिए, और इवन अमेरिका के लिए भी कल को मुझे लगता है कंसर्न आएंगे उनके भी, कि जिस तरह की वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं। और कोलैबोरेशन में दोनों जो फोर्सेज हैं, चाइना भी और रशिया भी, बहुत एडवांस है। ये एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी डेफिनेटली उनके लिए होगा। अच्छा, लास्टली एक और चीज़ मियां साहब, मैं अभी साहब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, इस पर आपकी मैं रहनुमाई चाहूँगा। जिस तरह सऊदी अरब और ईरान का जो है वो उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया है कि जो बीजिंग मुआहदा है उस पर, उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये वो डेवलपमेंट है कि जो चाइना ने की है, जो 1400 साल में ये दूसरी मरतबा जो है वो सामने आ रही है। उससे पहले जब अहद फारूकी था तो उस वक्त अरब और ईरान जो है वो फारस इकट्ठे हुए थे। अब जो है वो इनको चाइना ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, और साथ साथ ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ को ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाक सऊदी जो दिफाई मुआहदा है उसमें जो है दिलचस्पी रखते हैं। तो जब चाइना ने दोनों मुल्कों को आपस में इकट्ठा कर दिया है और वो साथ पाकिस्तान को भी की ख्वाहिश भी कर रहे हैं, तो इस आपको इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं सर? देखिए मियां साहब, अब मेरा ख्याल है खित्ते के लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर आप इकट्ठे ना हुए, जिसमें ईरान शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सब लोग शामिल हैं। रियलाइजेशन बहुत टाइम पे आई है, और थोड़ा लेट है लेकिन फिर भी टाइम पे है। और हमने रियलाइज़ किया कि दुनिया किस तरह तमाशा देखती रही थी जब गाजा में बमबारी 2 साल होती रही, 70,000 के करीब लाशें उठी, किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। इसका मतलब था कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इजराइल ने फिर आकर कतर पर हमला करके फिर साबित किया कि मेरी मर्जी। उससे पहले भी कई दफ़ा किए थे, ईरान के अंदर भी उन्होंने मारे थे लीडर्स इनके, हमास के। तो अब मेरा ख्याल है रियलाइजेशन बिल्कुल टाइम पर आई है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस रीजन में ये हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना बढ़ गया। इसीलिए पुतिन आए हैं इंडिया बताने के लिए कि मैं इररिलेवेंट नहीं हूँ।